दोस्तों आज पेश है शेरबाज और नागनाथ। ये कवर चित्र है दोस्तों। जगदीश राय अपने भाई का अमर राय का नंबर बार बार डायल कर रहा था, किंतु नंबर था कि मिलकर ही नहीं दे रहा था। हार कर अपने रिसीवर कैंडिडेट पर पटक दिया और खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर अपनी कार से अमर राय की घर की ओर चल दिया। आज फैसला होकर रहेगा। अमर राय मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाऊंगा। अपनी फैक्ट्री अलग लगाकर अलग धंधा करूंगा। लगभग आधे घंटे बाद, भाई साहब आप इतनी सुबह सुबह क्या करता? तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया और फोन किया था, नंबर नहीं मिला तो खुद चलाया। आखिर आप पर इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तशरीफ तशरीफ रखिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मुझे जवाब चाहिए अमर। बोलो, तुम फैक्ट्री को बेचकर बड़ा कारखाना लगाना चाहते हो या कि? मैं अपनी सारी स्कीम बता चुका हूँ। दरअसल मुझे कर्ज लेकर धंधा बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ। अगर घाटा लगा तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। आखिर रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है? हम इतना कमा रहे हैं, वह क्या कम है? आपने शादी की, मेरे बच्चे नहीं हैं। आ, आपने शादी नहीं की, मेरे बच्चे नहीं हैं। फिर हम किसके लिए इतना सिरदर्दी मोल लें? इसका मतलब तुम्हें मेरी स्कीम मंजूर नहीं है। अमर राय ने कोई जवाब नहीं दिया। अतः जगदीश राय गुस्से में बोला, तो ठीक है, आज से हमारी पार्टनरशिप खत्म, मैं अलग हो रहा हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, मेरा हिस्सा दे दो, मैं अलग से काम करूंगा। लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है भाई साहब, मैं आपका मैं जो आपका हिस्सा चुका सकूं। तो मेरी फैक्ट्री तो फिर फैक्ट्री बेचकर मेरा हिस्सा दो। फैक्ट्री की तो मेरा क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुमने मेरा हिस्सा नहीं मिला तो मैं अदालत में घसीट कर ले जाऊंगा, फैक्ट्री नीलाम कर दूंगा। इतना कहकर जगदीश राय गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से बाहर निकल गया। दूसरे दिन जगदीश राय हमेशा की तरह जॉगिंग के लिए घर से निकला। सड़क पर गहरा सन्नाटा व्याप्त था। लगभग एक फलांग एक दूरी पर खड़े एक आदमी ने जगदीश राय को अपनी ओर आते देखा और अपने ट्रैक सूट से रिवॉल्वर निकाल कर जैसे ही जगदीश राय उसके निकट से गुजरा और जगदीश राय वहीं ढेर हो गया था। वो तत्पश्चात वह अज्ञात व्यक्ति जॉगिंग करता हुआ आगे निकल गया। जगदीश राय ने अ, अमर राय आश्चर्य से वह पत्र देख रहा था। दरवाजे पर पड़ा मिला। पत्र में लिखा था, तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम्हें मेरा काम की कीमत चुका देना, तुम्हारा दोस्त नागनाथ। पत्र पढ़कर अमरनाथ परेशानी प्रबल पड़ गई। अमरनाथ परेशानी प्रबल पल पड़ गई। कौन है यह नागनाथ? उसने मेरा कौन सा काम कर दिया? मैंने तो किसी को काम नहीं सौंपा। फिर यह खत। तभी फोन की घंटी बज उठी और अमर राय ने फोन की सोच भंग हो गई और ट्रेन ट्रेन। अमर राय ने रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, अमर राय स्पीकिंग। मिस्टर अमर राय, तुम्हें मेरा खत मिला होगा। कौन हो तुम? इस खत का क्या मतलब है? अमर राय, तुम्हारी परेशानी दूर हो गई है, मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा हटा दिया है। जगदीश राय मर चुका है, अब तुम्हें अपनी फैक्ट्री नहीं बेचनी पड़ेगी। बस तुम्हें मेरे इस काम की छोटी सी कीमत अदा करनी होगी। जो भी कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। क्या बक रहे हो तुम? कल शाम को एक लिफाफे में 10,000 रुपये लेकर चिल्ड्रंस पार्क में पहुंच जाना। वही लिफाफा दाहिने कूड़ेदान में फेंक देना। मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा कमीने। मैं मैं तेरे बारे में पुलिस को बता दूंगा। अगर तुमने पुलिस को कुछ बताने की कोशिश की तो खुद फंस जाओगे मिस्टर अमरनाथ। क्योंकि अगर पुलिस को यह पता चला कि जगदीश राय ने तुम्हारा मतभेद था तो वह तुम्हें हत्यारा समझेगी। मत बोलो कि जगदीश राय की मौत में सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें ही होगा। मैं पुलिस के पास ऐसे सबूत पेश कर दूंगा
जो तुम्हें फांसी के फंदे पर पहुंचा देंगे। जरा सोचो मिस्टर राय। राय, तुम्हारे बाद तुम्हारी पत्नी फैक्ट्री की पत्नी और फैक्ट्री का क्या होगा? 10,000 रकम ज्यादा नहीं होती, तुम आसानी से अदा कर सकते हो। ठीक है, मैं कल शाम तक पैसे पहुंचा दूंगा। गुड। ध्यान रहे किसी प्रकार की चालाकी मत दिखाना। मैंने मैंने तुम्हारी मदद के मदद की है, मुझसे दुश्मनी लेने की कोशिश मत करना। इतना कहने के साथ ही दूसरे से संबंध विशेष हो गया। और रात के अंधेरे में शेरबाज अपनी मोटरसाइकिल लगभग 80-90 की स्पीड से भगाया जा रहा था। बारिश होने की पूरी संभावना, भगवान करे पक्षी विहार तक पहुंचने में बारिश न हो। बचाओ बचाओ। वो कोई स्त्री मुसीबत में है, परंतु तेज हवाओं के कारण दिशा का अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। तो ठीक उसी पल रोशनी मोटरसाइकिल की हेडलाइट मेरे रोशनी में शेरबाज को एक युवती सड़क के किनारे फैले सफेद पेड़ों सफेदे के पेड़ों के जंगल से बाहर निकलकर सड़क पर आते देखी। हेल्प हेल्प। जल्दी शेरबाज ने युवती के निकट पहुंचा गया और शेरबाज को देखकर युवती दयनीय अंदाज में बोली, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे मार डालेंगे। कौन है? कौन मार डालेगा तुम्हें? कौन है वह? मैं उसे नहीं जानती। हम ठीक है, तुम पीछे बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। नहीं नहीं, वह बहुत खतरनाक आदमी है, वह आपको भी मार डालेगा। प्लीज फौरन यहाँ से निकल चलिए, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। और शेरबाज ने धैर्य बंधाते हुए युवती को शेरबाज को उस दिशा में ले गई जिधर से वह आई थी। थोड़ी देर बाद वह एक फार्म हाउस के कॉटेज में थी। शेरबाज ने कॉटेज का चपा चपा छान मारा, किंतु उसे वहां कोई नजर नहीं आया। यहाँ तो कोई नहीं है, सदा आपको देखकर भाग गया। क्या यह कॉटेज तुम्हारा? नहीं। तो फिर इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? युवती खामोश रही। युवती खामोश देख शेरबाज ने अपना परिचय देता हुआ बोला, दरअसल सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? तुम यहाँ क्यों आई हो? और तुम्हारी क्या मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मुझे शेखर ने भी यहाँ बुलाया था और कॉटेज उसी का है। यह शेखर कौन है? शेखर शेखर और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। शेखर मुझसे शादी करने के का वादा किया था। मुझे पता है कि अब वह किसी और लड़की से शादी करने जा रहा है। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो उस लड़की वाले के सामने पोल खोल दूंगी। आज शाम उसने मुझे फोन पर बताया कि वह मुझसे बात करना चाहता है। उसके कहने पर ही मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी उससे मिलने आई थी। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो शेखर मुझे नहीं मिला। लगता है शेखर यहाँ नहीं पहुंचा, और जब तक वह नहीं आता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अगर उसने अपना इरादा नहीं बदला तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और मैं दृढ़ निश्चय करके शेखर का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे बाहर किसी वाहन के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। लगता है शेखर आ गया है। शेरबाज शेखर के आने का अभ्यास होते ही मैंने दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन दरवाजा खोलते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। लेकिन दूसरे ही पल मैं दूसरे ही पल मैं पलट कर दौड़ पड़ी। रुक जाओ पूजा, तुम बच नहीं सकती। लेकिन मैं रुकी नहीं, दूसरे कमरे में पहुंच गई, दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद नकाबपोश दरवाजा पीट रहा था। वो अगर मैं अब मैं क्या करूं? अगर वह दरवाजा तोड़ने में सफल हो गया तो मैं बच नहीं पाऊंगी। मैंने बचाव के लिए एक स्टूल हाथ में उठा लिया, और जैसे ही नकाबपोश दरवाजा तोड़कर अंदर आया तो मैंने वह स्टूल उसके सिर पर दे मारा, और वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मौका पाकर मैं बाहर भागी खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद मैं कॉटेज से बाहर थी, लेकिन मैंने पलट कर देखा तो वो तो कांप उठी। मेरे पीछे आ रहा था। मैं उसे पीछे आते देखा और तेजी से भागने लगी, लेकिन किसी की तरह बचते बचते सड़क पर पहुंच गई। अगर आप मुझे न मिलते तो आज जिंदा नहीं छोड़ता। ओह, इसका मतलब तुम उसे पहचान नहीं पाई? हो सकता है वह शेखर हो। नहीं, वह शेखर नहीं था। शेखर की आवाज़ को मैं आप पहचानती हूँ। तो फिर रास्ते से हटाने के लिए
तत्पश्चात शेरबाज सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ शेरबाज तत्पश्चात नौकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ शेरबाज की नज़रों से ओझल हो गया। जल्द ही वह लौट कर आया, शेरबाज को शेखर के कमरे में ले गया। तब नौकर वापस भेज शेरबाज के कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वह जैसे ही शेरबाज ने मुड़ा, शेखर घबराया हुआ बोला, मैंने पूजा का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। तुम यह कैसे जान गए पूजा का खून हो चुका है? शेरबाज के प्रश्न पर शेखर के चेहरे का रंग उड़ गया। शेखर ने कोई जवाब नहीं दिया। शेरबाज को खामोश देखकर शेरबाज कड़क कर बोला, पूजा ने मुझे संबंध में सब कुछ बता दिया। शेखर, तुम उस मासूम के कत्ल का इल्ज़ाम में बरी नहीं हो सकते। तुम्हारे पैरों के निशान पक्षी विहार के कमरे में मौजूद है। मैं सच कह रहा हूँ। क्या यह सच नहीं है? तुम पूजा के प्रेम को ठुकरा कर दूसरी लड़की से शादी करने वाले थे। यह मेरी डैडी की मर्जी थी, मेरी मर्जी नहीं। पूजा मुझे गलत समझ बैठी। तो ठीक है। पूजा दोबारा तुम्हारी पोल खोल दिए जाने पर धमकी देने के बाद तुम पूजा को अपने कॉटेज में आने के लिए फ़ोन क्यों किया? मैंने पूजा को कोई फ़ोन नहीं किया। क्या बकते हो तुम? अगर तुमने फ़ोन नहीं किया तो पूजा को सपने आया था तुम्हें मिलने, उसके फार्म हाउस कैसे पहुंच गई? यह काम ज़रूर उस आदमी का है। कौन आदमी? शेखर भयभीत स्वर में बोला, उसने मुझे धमकी दी है। अगर मैं वो शिकार आज किसी का जाहिर करूँगा तो वह मुझे पूजा की मौत में पूजा मुझे तो वह मैं मुझे पूजा की तरह मौत की नींद सुला देगा। अगर तुमने सच्चाई बयान नहीं की तो कानून तुम्हें बख्शेगा नहीं। पूजा के कत्ल के अपराध में मैं फांसी तो ज़रूर हो जाएगी। नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। वादा कीजिए आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। मैं वादा करता हूँ, अगर तुम पूजा के कत्ल का कातिल नहीं जब तक पूजा का कातिल नहीं पकड़ा जाता मैं अपनी जुबान बंद रखूँगा। और शेखर सच्चाई बयान करते हुए बोला, आज सुबह हत्यारे का पत्र दरवाजे के पास मिला था, जिस पर लिखा था कि पूजा को मेरे रास्ते से हटा दिया है। अब अगर अपने पिता की इच्छा के मुताबिक शादी कर सकता हूँ, बस उसे मेरे काम की छोटी सी कीमत चुकानी होगी। पत्र मिलने के बाद थोड़ी देर बाद फ़ोन अभी आया। फ़ोन पर उसने मुझे 10,000 रुपये मांगे और यह बताया कि मुझे रुपये कहाँ पहुँचाने हैं। वह पत्र है तुम्हारे पास? हाँ। शेखर ने हत्यारे का खत निकाल कर शेरबाज को हाथ में दे थमा दिया। पत्र की बात पढ़कर शेरबाज परेशानी की सलवटें उभर आ गई। वह बोला, तुमने रुपये कब और कहाँ पहुँचाना होगा? वह रुपये मुझे एक बैग में रखकर ठीक 11 बजे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में खड़ी एक खुली कार की डिग्गी में रखकर आना है। हिदायत दी गई है। ठीक है, तुम्हें जैसा कहा गया वैसा करो। अगर तुम्हारा बयान सच साबित हुआ तो वह कातिल हमारी पकड़ में आ जाएगा और पूजा के कत्ल के इल्ज़ाम से तुम बच जाओगी। जी। फिर शेरबाज ने वहीं रखे फ़ोन से पक्षी विहार का नंबर मिलाकर दिलावर से पुलिस कार्रवाई की जानकारी हासिल की। उसे आवश्यक निर्देश देने के बाद बोला, मैं पक्षी विहार पहुंच रहा हूं, तुम मुझे वहां वही संबंध स्थापित करना। ओके। उधर शेरबाज के बंगले से कुछ दूर खड़ी एक कार में नागनाथ अपनी वॉकी टाकी ऑफ करके करने के बाद हेडफोन उतारा, उसे बगल की सीट पर रख दिया। कार स्टार्ट करते हुए दांत पीसते हुए बुदबुदाया, हरामजादा क्या समझता है मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? वह नहीं जानता कमरे में माइक्रोफिल्म ट्रांसमीटर फिट है, जिसकी मदद से मैं वहाँ 100 गज राउंड एरिया में होने वाली हल्की सी भी ध्वनि का आसानी से सुन सकता हूँ। पुलिस को मुझे क्या पकड़ पाएगी? मिस्टर शेखर, अब मेरा राज खोलने के बाद तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। उधर शेरबाज पक्षी विहार में बैठा दिलावर के फ़ोन की प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक 12:30 बजे फ़ोन की घंटी सुनी। शेरबाज ने रिसीवर उठाया और कानों में लगाया, बोला, हेलो, शेरबाज स्पीकिंग। शेरबाज, शेखर को रुपया रख कर गए आधे घंटे का समय गुजर गया, लेकिन अभी तक रुपये उठाने कोई नहीं आया। मुझे शक हो रहा है कि शेरबाज कहीं शेखर ने समय गुजारने के लिए तुम्हारे सामने कोई काल्पनिक कहानी तो नहीं गढ़ी। ओह, तुम वहीं ठहरो, मैं शेखर को चेक करता हूँ। इतना कहकर शेरबाज रिसीव गाड़ी पर रखा और उठ खड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद वो अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर हवा में बातें कर रहा था। शेरबाज को अपनी निगरानी
में रखना। मुझे मुझे शेखर पर अपनी निगरानी रखनी चाहिए था, कहीं मैं फरार न हो गया हो। अभी सामने से 4 मोटरसाइकिल अपनी ओर आते देख शेरबाज की सोच भंग होगी। वो इनके इरादे नेक नहीं लग रही। वह सतर्क हो गया। पर जैसे ही मोटरसाइकिल सवार उसके निकट पहुंचे, शेरबाज ने मोटरसाइकिल उनके ऊपर से जंप लगा दी। फिर मोटरसाइकिल के पहिए सड़क पर टिके। दुर्गति से दौड़ते हुए चारों मोटरसाइकिल सवारी कुशल चालक थे और अपनी अपनी मोटरसाइकिल का रुख मोड़ा और शेरबाज के पीछे जल्दी जल्दी एक शेरबाज ने बगल से पहुंचा और अपने हाथ में थमी जंजीर शेरबाज पर वार किया, लेकिन शेरबाज सतर्क था और अपना बचाव करते हुए शेरबाज ने आक्रमणकारी मोटरसाइकिल को ठोकर मारी। दाएं अपने साथी का ऐसा असर देख पीछे से सवारों में से सवार ने एक रस्सी उछाली और रस्सी का फंदा शेरबाज की गर्दन में आ फंसा। परिणाम स्वरूप शेरबाज अपना संतुलन खो बैठा, लेकिन सड़क पर गिरते शेरबाज ने पलटी खाते हुए रस्सी थाम कर ऐसा झटका दिया, हमलावर गुड्डे की समान हवा में तैरता नजर आया और उसकी मोटरसाइकिल सड़क पर लुढ़क गई और पीछे आ रहे सवारों ने अपनी गति पर नियंत्रण न रख सके और गिरी हुई मोटरसाइकिल से टकरा गई। दोनों सवार सड़क पर लुढ़क गए और इससे पहले वे संभल पाते शेरबाज उन पर टूट पड़ा। ढिशूं खड़ा जल्दी चारों सवारों के हौसले परस्त हो गए। हाय, हमें मत मारो, दया करो। शेरबाज नीचे पड़े सवार की गिरफ्तार थाम कर उठाया। सच सच बताओ, तुमने हमला करने के लिए किसने भेजा? हम उसे नहीं जानते। हम पैसे के लिए अक्सर मारपीट करते हैं। उन्होंने हमें काम के लिए 2000 रुपये दिए थे। वह हमें वाला रेस्टोरेंट में मिला था। इतना कहकर सवार ने रुपये देने वाले का हुलिया बयान किया। अज्ञात दुश्मन का हुलिया दिमाग में कैद करने के बाद शेरबाज ने चेतावनी देते हुए बोला, इस बार छोड़ देता हूँ, आइंदा हरकत करते हुए कहीं नजर आए तो जेल की चक्की पीसते नजर आओगे। शेरबाज जल्दी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और चला गया। आज तो लेने के देने पड़ गए। शेरबाज के जाते ही चारों गुंडे अपनी अपनी मोटरसाइकिल संभाली वहां से चले गए। शेरबाज ने जब शेखर के बंगले में दाखिल हुआ तो गहरा सन्नाटा व्याप्त था। वो यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा। शेखर के नौकर भी नाराज है। लगता है शेखर मुझे डांट देकर फरार हो गया। उसके कमरे में जाकर देखो, शायद कोई राज की बात मालूम हो जाए। और फिर जैसे ही शेखर के कमरे में दाखिल हुआ, वह सख्ती में आ गया। ओह! शेरबाज लपक कर उसके पास पहुंचा और जिस्म छूते ही समझ गया कि उसके प्राण उसकी हत्या हुए समय नहीं गुजरा। अब समझा, गुंडे द्वारा मुझ पर हमला करवाने के लिए हत्यारा क्या मकसद था। वह जानता था कि शेखर से मिलने जा रहा हूँ। तभी कई प्रश्न मस्तिष्क में कुरंते। पैसे की मांग पूरी होने के बावजूद भी ने शेखर की हत्या क्यों की? वह रुपये लेने क्यों नहीं यहाँ पहुँचा? उसके मस्तिष्क में जवाब दिया। शायद वह जान चुका था शेखर मुझे सब कुछ बता चुका है, इसलिए रुपया लेने गया तो पकड़ा जाएगा। इसी गुस्से में आकर उसने शेखर की हत्या कर दी। तभी शेरबाज के विचार में पुरंदा, ओह! लेकिन हत्यारा यह कैसे मालूम होगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? मेरे और शेखर के बीच जो हुए वार्तालाप की जानकारी उसे कैसे होगी? कहीं शेखर का नौकर वह कहाँ गायब हो गया? शेरबाज की आंखें संदेह का कीड़ा कुलबुलाया और तुरंत उसने अपनी सोचों पर काबू पा शेरबाज फोन के नज़दीक पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना दी थी। फिर बड़ी बारीकी से कमरे का निरीक्षण करने लगा। अचानक चौंका, ओ यह कैसा यंत्र है? वो शेरबाज ने पल भर में यंत्र हाथ में ले लिया और निरीक्षण करने से अचानक शेरबाज के अंगूठे में दवा मेंढक रूपी यंत्र का पेट फटफड़ा और दबाते ही यंत्र के ऊपरी भाग किसी ढक्कन के समान खुल गया और अंदर नजर पड़ते ही शेरबाज आश्चर्य से फैल गई। वो यह तो ट्रांसमीटर है। इसकी कार्य क्षमता 1.5 फलांग तक ही सीमित है। इस
इसी ट्रांसमीटर की मदद से शेखर और मेरी हुई बातचीत की जानकारी हो गई और वह रुपया लेने नहीं पहुंचा। ओह, तो ऐसा ही ट्रांसमीटर पक्षी विहार में मौजूद है। और मैं दिलावर में फ़ोन की बातें कर रहा था, तो वह ज़रूर ही कहीं आसपास मौजूद होगा। हो सकता है अब भी कहीं आसपास मौजूद हो, उसका पता लगाना चाहिए। और इस विचार को दिमाग में आते ही शेरबाज जैसे ही आंखें चमक उठी और ट्रांसमीटर को यथास्थान पर रख चिपका कर बाहर निकल पड़ा। और थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल पर आराम से बैठा हुआ इलाके का चक्कर लगा रहा था। अचानक लाबेला रेस्टोरेंट का बोर्ड देखकर उसने मोटरसाइकिल रोक दी। ओह, यह रेस्टोरेंट ट्रांसमीटर की रेंज में है और मुझे वह यहीं मौजूद हो। तत्पश्चात मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार पर बढ़ा। उधर रेस्टोरेंट के एक कोने में एक मेज पर बैठे कातिल जगन नागनाथ शेरबाज को रेस्टोरेंट में आते देखा चौंका। और यह यहाँ कैसे आ गया? खतरे का अभ्यास होती है। नागनाथ ने वाकी टाकी आप कर जेब में रख लिया और रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही शेरबाज की निगाह संदिग्ध व्यक्ति के तलाश में मेजों पर लोगों के फिसलने लगी। एकाएक शेरबाज की निगाह मेज पर स्थित होगी। लगता है यही आदमी है जिसकी मुझे तलाश है। और विचार मन में आते ही शेरबाज ने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और तेजी से आगे बढ़ा और रिवॉल्वर की नाल उस आदमी की गर्दन पर लगाते हुए गर्ज उठा। खबरदार कोई गलत हरकत मत करना, वो गोली मार दूंगा। कौन तुम? और उसी पल शेरबाज ने गिरेबान पकड़कर खींचते हुए बोला, तेरा खेल खत्म हो चुका है कमीने। आप कौन है? तेरा बाप। और शेरबाज की इस हरकत की वजह से शायद अभी तक इसलिए नहीं समझ पाया था क्योंकि उसके कानों में एयरफोन चढ़ा था और ज़मीन पर गिरते ही वह एयरफोन कान से हटाते हुए चीख उठा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है? थाने चल बच्चों, सब मालूम हो जाएगा। थाने? लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, चाहे तो मैनेजर साहब से पूछ लीजिए। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर ने एक्सेस करते हुए बोला, मिस्टर शंकरनाथ ठीक कह रहे हैं शेरबाज, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओह मिस्टर दुरानी, आप क्या आप इस आदमी को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यह रेस्टोरेंट में पार्टनर कैलाशनाथ के बेटे शंकरनाथ हैं। ओह, चौंकते हुए शेरबाज शंकरनाथ के हाथ में हेडफोन छीनकर अपने कानों पर चला लिया। हेडफोन पर म्यूजिक की आवाज़ सुनकर शेरबाज ने तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। अफसोस जाहिर करते हुए जैसे ही वापस मुड़ा, एक बेरा उसकी खत उसकी ओर तरफ बढ़ाते हुए बोला, साहब 5 नंबर मेज वाला आपके लिए चिट्ठी दे गया। चिट्ठी? बैरे के हाथ से खत लेकर शेरबाज पढ़ने लगा। शेरबाज, तुम काबिल आदमी हो, पर तुम्हारे फरिश्ते मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो, वरना बेमौत मारे जाएंगे। तुम्हारा दोस्त नागनाथ। खत पढ़ते ही शेरबाज ने पूछा, कौन था वह आदमी? मैं नहीं जानता साहब। जब आप नाथ साहब की हाथापाई कर रहे थे तो वह मुझे यह खत आपको देने को कहकर गया था। शेरबाज एक पल भी वहाँ नहीं रुका। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही शेरबाज की निगाहें कातिल को तलाशने के लिए भटक रही, लेकिन सफलता हाथ नहीं मिली। शेरबाज के मन में धल्ला उठा और वापस निवास की ओर चल दिया। कमबख्त हादसों से बच निकला। शेरबाज शेखर के बंगले में पहुंचा, जहां पुलिस पहुंचकर अपनी कार्रवाई निपटा चुकी थी। शेरबाज को देखते ही मिस्टर चौहान तत्काल बोले, आप कहाँ चले गए थे मिस्टर शेरबाज? गया तो कातिल की तलाश में था, पर वह बच निकला। इतना कहकर शेरबाज आगे बढ़कर टेबल पर चिपके ट्रांसमीटर को हटाकर डिपार्टमेंट को दिया। और शेरबाज इस हरकत से देखकर इंस्पेक्टर चौहान हैरान से होने में बोला, यह स्टीव सबमीटर यहाँ कैसे? मिस्टर शेरबाज, इसका मजलूल कातल से कोई संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। और तत्काल इंस्पेक्टर चौहान और पूजा और शेखर के बीच संबंध एवं कातिल के हथकंडों के बारे में विस्तार से बताया। और सब कुछ जानने के बाद चौहान गंभीरता से बोला, आपकी बात सुनने के बाद मुझे शक होने लगा है। पिछले कई दिनों से जगदीश राय के कत्ल
में भी इसी कातिल का हाथ है। और इंस्पेक्टर जगदीश राय के कत्ल के केस के बारे में शेरबाज को बताया। मुझे मुझे मर मुझे मराए पर शक था, पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं लग पाया और इसे हिरासत में लेकर पूछताछ करता, शायद वह हत्यारे के बारे में कुछ बताता। बेकार है चौहान शेखर की हत्या, वह हत्यारे के बारे में कुछ नहीं जानता होगा। तो फिर ब्लैकमेलर हत्यारे को पकड़ने का बड़ा मुश्किल काम है। हम उसे के बारे में सिर्फ नाम के सिवा कुछ नहीं जानते। पता नहीं भविष्य में किसका कत्ल करने वाला है। मुसीबत तो यह है कि ब्लैकमेलर होने होने वाला ऐसा खतरनाक में पुलिस का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं करता। आप ठीक कहते हैं, हमें कुछ करना ही होगा। तभी शेरबाज ने अपनी बात समाप्त भी नहीं की थी कि एक सिपाही ने नौकर को अंदर लाता हुआ बोला, साहब यह आदमी आपको इस घर का नौकर कहता है। मैं सच कह रहा हूँ साहब, आप इन साहब से पूछ लीजिए, यह ठीक कह रहा है, मैं इससे मिल चुका हूँ। फिर शेरबाज ने नौकर से पूछा, पर तुम अब तक कहाँ थे? साहब मैं किसी फ़ोन पर बताता शेखर साहब का एक्सीडेंट हो गया है, वे सिटी हॉस्पिटल में है। मैं अस्पताल चला गया, वहाँ जाकर पता चला शेखर साहब वहाँ नहीं है। मैं वापस लौटा तो पता चला शेखर साहब का कत्ल हो गया है। मैं अल्लाह कह रहा हूँ, पर मैं इस घर का नौकर हूँ, पर हवलदार साहब मान ही नहीं रहे। ठीक है, तुम बाहर रुको, पुलिस तुम्हारा बयान नोट करके तुम्हें छोड़ देगी। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। चलो जी साहब। और तब सिपाही नौकर को लेकर बाहर चला गया। नौकर के जाते ही चौहान बोला, नौकर की बातों से जाहिर होता है हत्यारा बहुत चालाक है, और चालाक अपराधी कभी न कभी गलती कर ही बैठता है। इंस्पेक्टर चौहान, उसे पकड़ने के लिए कोई ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा जिसे खुद हमारी जाल में फंस जाए। और इतना कहकर शेरबाज गहरी सोच में डूब गया। इंस्पेक्टर चौहान मूक दर्शक बना शेरबाज को घूर रहा था। अचानक शेरबाज की आंखों में चमक उभरने लगी। वह आशान्वित स्वर में बोला, शायद हत्यारे को पकड़ने के लिए कोई योजना आपके दिमाग में आ चुकी है शेरबाज। हाँ, अब मुझे विश्वास है हत्यारा बहुत जल्द कानून के गिरफ्त में होगा। मुझे भी बताइए योजना शेरबाज। अभी नहीं, आप मेरी सूचना का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपको एक से कुछ समाचार दूंगा। इतना कहकर शेरबाज चौहान इंस्पेक्टर चौहान को आश्चर्य के सागर में गोते लगाते छोड़ हुआ चला गया। और सुबह का वक्त था। नागनाथ अखबार में छपा शेरबाज हत्याकांड के समाचार पढ़ रहा था। अचानक उसकी नज़र बगल में छपे विज्ञापन पर जा पड़ी। विज्ञापन के नीचे शेरबाज वह टेलीफोन नंबर दिया था। आवश्यकता है मखलूम शेरबाज हत्यारे के बारे में जो कोई भी जानकारी निम्न पते पर देगा उसे 50,000 रुपये इनाम दिया जाएगा और सूचना गुप्त रखी जाएगी। मूर्ख अंधेरे में लाठी मार रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपने पीछे कोई गवाह सबूत नहीं छोड़ता। लेकिन तभी दिमाग में आवाज़ ने उसे कानून दिया, शेरबाज को मूर्ख समझ नागरात इनाम की घोषणा के पीछे कोई कारण हो सकता है। घटना स्थल पर उसे कोई ऐसा सबूत मिला हो जिससे वारदात समय किसी अन्य की उपस्थिति की तकदीस हो सके। दूसरे ही पल नागनाथ के मस्तिष्क ग्रह हो उठा। मुझे शेरबाज पर नज़र रखनी होगी। मुझे ऐसे स्थान पर टिकना पड़ेगा जहाँ से पश्चिमी विहार ज़्यादा दूर ना हो। और निश्चित पर पहुँचते ही नागनाथ तुरंत उठा और थोड़ी देर बाद ही एक भिखारी का भेष करके कार में बैठा और पश्चिम बिहार की ओर जा रहा था। पश्चिम बिहार से लगभग 1 किलोमीटर पहले नागनाथ ने अपनी कार एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ी और पैदल ही बढ़ गया और जल्दी पश्चिम बिहार में स्थित अपने फासले पर ऐसे स्थान पर टिक गया जहाँ किसी की नज़र न पड़ सके, लेकिन हर जाने आने जाने वाले आराम से देख सकता था। परंतु शाम हो गई, उसे पश्चिम बिहार में कोई आता जाता नहीं नजर आया। ठीक 4 बजे उसके कानों में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। आवाज़ सुनकर वह सतर्क हो गया और बाद में उसे शेरबाज की आवाज़ सुनाई दी।
हेलो, शेरबाज स्पीकिंग। शेरबाज साहब, मैं आपको शेखर के कातिल के बारे में बता सकता हूँ। कौन हो तुम? मैं एक चोर हूँ साहब। चोरी के इरादे से मैं वहाँ गया था, लेकिन शेखर को वहाँ देख कोई बाढ़ को देख मैं कब बाढ़ में छिप गया, तभी मैंने कातिल को वहाँ आते देखा और पहचान नहीं गया। कौन है कातिल? तुम कातिल के बारे में क्या जानते हो? सर, बता दूंगा, पर फ़ोन पर नहीं। आज शाम 7 बजे आप 50,000 रुपये लेकर पुराने किले के खंडर में पहुंच जाएं। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। इतना कहकर दूसरी तरफ से संबंध विच्छेद हो गया और नागराम तुरंत ही वाकी टाकी अपने का स्विच ऑफ किया और हेडफोन उतार कर उस तरफ चल पड़ा जिसकी उसकी कार थी। मेरा सब ठीक निकला। अगर मैं लापरवाही करता तो मुसीबत में पड़ जाता। मुझे शेरबाज से पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। जब शेरबाज वहां पहुंचेगा तो उस चोर की लाश मिलेगी। पुराने किले में पहुंचकर शेर नागनाथ ने कार रोक दी और खंडर में दाखिल हो गया। फिर चोर को वहां पहुंचने की प्रतीक्षा करना लगा। लगभग 6 बजे उसके किले के पिछवाड़े में एक मोटरसाइकिल आती रुकती देखी। ओह, तो वह आ गया। और फिर दूसरे ही पल नागनाथ ने अपनी जगह पर से हट गया। मोटरसाइकिल सवार जिस सिर पर मंडरा रही खतरे से बेखबर खंडर में दाखिल हो गया, लेकिन अभी वह कुछ दूर गया था, अचानक नागनाथ के सामने प्रकट होता गुर्राया, अब तू शेरबाज को कुछ नहीं बता पाएगा, चोर की औलाद। कहने के साथ ही नागनाथ ने गोली चला दी। गोली लगते ही चोर जमीन पर ढेर हो गया। तत्पश्चात नागनाथ वहां रुका नहीं और थोड़ी देर बाद अपनी कार में बैठा वापस जा रहा था। मेरी असलियत जानने वाला पहला और आखिरी गवाह भी समाप्त हो गया और अपने निवास स्थान पर पहुंचकर भिखारी का वेश उतार दिया। उसे अपने विशेष कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गया और टेलीफोन डायरेक्टर में अपनी डायरेक्टरी निकाल कर उसमें लिखे नाम पते को घूरते हुए अचानक होठों पे बुदबुदा उठे, मेरा चौथा शिकार सेठ धनसुख होगा। सेठ दूसरी सेठ की दूसरी बीवी सेठ से खुश नहीं है। सेठ जी की मौत से उसे करोड़ों का लाभ मिलेगा और मेरे काम की कीमत आराम से चुका देगी। हाँ हाँ। लेकिन तभी नागनाथ की हंसी पर ब्रेक लगे। बहुत हंस चुके और नागनाथ, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। और कौन? कहते हुए जैसे नागनाथ पलट कर देखना, शेरबाज ने भरपूर थप्पड़ फरस चाटने के लिए मजबूर कर दिया। फिर नागनाथ की नज़र जैसे ही आक्रमणकारी पे पड़ी, चीख उठा, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए गो। मैं जानता हूँ था, अखबार में छपी मेरे करीब खबर तुम्हें मेरे करीब खींच लाएगी। जो बातें तुमने फ़ोन पर सुनी थी वह नाटक था। वह चोर जिसे तुमने गोली मारी वह मेरा साथी दिवाकर था और बुलेट प्रूफ पोशाक में था। वो तुम्हारी गोली उसका कुछ न बिगाड़ सकी और कुछ ही देर में वह पुलिस को लेकर यहाँ पहुँचने वाला होगा। क्योंकि मैंने उस परवाह की टाकी पर उस शतान की जानकारी दे चुका हूँ। ओह, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे खुद अपनी कार में बिठा कर यहाँ लाए हो मूर्ख। मैं तुम्हें रंगे मैं सबूत पकड़ना चाहता था, इसलिए तुम खंडर में थे तो मैं तुम्हारी कार में छिप कर बैठ गया। और कहो कैसी रही? नागनाथ ने जवाब देने की बजाय अपना सिर झुका लिया। तभी दिवाकर इंस्पेक्टर चौहान और पुलिस के दस्ते के साथ वहां पहुंच गया। हत्यारे को देखकर इंस्पेक्टर चौहान बोला, यह तो समाज याफ्ता मुजरिम गोगा है। पुलिस को इसकी काफ़ी तलाश थी। जी हाँ, यही नागनाथ बनकर कानून की आंखों में धूल दोख रहा था। पर आप अपने मुजरिम को संभालिए और हमें इजाज़त दीजिए। इंस्पेक्टर चौहान गोगा को तुरंत हिरासत में ले लिया तथा शेरबाज और दिवाकर मिस्टर चौहान से विदा ली और वहाँ से चले गए। समाप्त दोस्तों।